Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A Pass for Sure videos. NISM का जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्ज़ाम है उसके हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 7 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 8 की बात करने वाले हैं जो है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर. चलिए देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आज. So chapter 8, operational aspects of portfolio managers. So after reading this chapter, the reader should understand about entities which can invest in a PMS. वो कौन सी entities हैं PMS में जो invest कर सकती हैं. Disclosures made by the PMS to the prospective investors. कौन से जो disclosures हैं वो investors और prospective investors को disclose करने हैं. The process of onboarding of clients क्या है. Content of agreement between portfolio manager and investors, PMS liability in case of a default, disclosures requirements of PMS to various regulators and costs, expenses and fees of investing in PMS. So ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 8, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर. सबसे पहले बात करते हैं एंटिटीज विच कैन इन्वेस्ट इन PMS. मिनिमम 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने हैं पीएमएस में, ये सेबी ने बोला है, और मिनिमम 50 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है पीएमएस में. और अब इस टेबल के ज़रिए देखते हैं कि वो कौन सी एंटिटीज़ हैं जो एलिजिबल है पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. चलिए देखते हैं. सो द फॉलोइंग एंटिटीज़ कैन इन्वेस्ट इन अ पीएमएस विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख. इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं एज़ पर द RBI गाइडलाइंस. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है. प्रोपरेटरशिप फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं. कोई ट्रस्ट है वो भी PMS में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट. तो ये सारी एंटिटीज़ PMS में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं. सो मिनिमम 50 लाख शुड बी देयर. सो 50 लाख रुपए आपको डालने हैं और आप PMS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप इन फॉलोइंग एंटिटीज़ में फॉल कर रहे हैं तो. अब बात करते हैं डिस्क्लोजर्स टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो एक क्लाइंट को, एक इन्वेस्टर को, एक PMS हाउस को डिस्क्लोज करने हैं. चलिए समझते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2022 ये बोलता है कि जो भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी डिस्क्लोजर है वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को देने हैं अलॉन्ग विद द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म. तो जो भी आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे रहे हैं जिसमें भी जो भी एग्रीमेंट है ये आपके डिस्क्लोजर इसमें होने चाहिए. इस टेबल के ज़रिए हम देखेंगे वो कौन से कंटेंट्स हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर को डिस्क्लोज करने हैं. सबसे पहले आ जाता है, देखिए, डिस्क्लेमर क्लॉज. जो इसमें जो कंटेंट है तो इसमें स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट पर्टिकुलर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस एंड फाइल्ड विद द सेबी. तो जो भी आपके जो इसमें पर्टिकुलर्स हैं वो अकॉर्डेंस प्रिपेयर किए गए हैं विद द सेबी. जो भी पोर्टफोलियोज बोला गया है, जो भी पर्टिकुलर्स हैं आपके, और जो ये डॉक्यूमेंट होता है दैट नीदर बीन अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय सेबी. और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ना ही अप्रूव होते हैं और ना ही डिसअप्रूव्ड होते हैं बाय सेबी से, और ना ही सेबी कोई सर्टिफिकेशन देता है इनकी एक्यूरेसी और एडिक्वेसी को लेके. डेफिनेशंस. ऑल टर्म यूज्ड इन द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट भी डिफाइंड. जो भी हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, जो भी डेफिनेशंस यूज़ कर रहे हैं, वो अलग से एक डॉक्यूमेंट्स जो भी है डिस्क्लोजर में उन सबको आपको डिफाइन करना है, कोई भी टर्मिनोलॉजी है. डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री, प्रेजेंट बिजनेस एंड बैकग्राउंड ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सब कुछ उसमें आपको डिस्क्लोज करना है. प्रमोटर्स ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर्स और उनके बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें डिस्क्लोजर में आ जाएंगी. टॉप 10 ग्रुप कंपनीज फर्म ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन टर्नओवर बेसिस, ये भी ऐड करना है. डिटेल्स ऑफ द सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड, डिस्क्रिशनरी आप सर्विसेज कर रहे हैं, नॉन डिस्क्रिशनरी है, एडवाइजरी है, सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमने चैप्टर 7 में देखी, ये आपको यहाँ पर डालनी है. कोई भी पेनल्टीज, पेंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स या फाइंडिंग इंस्पेक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. कोई भी पेनल्टी सेबी ने अगर इम्पोज की है डायरेक्टर्स के ऊपर, कोई भी पेनल्टी सेबी ने इम्पोज की है या अंडर द सेबी एक्ट और रेगुलेशन एक्ट, तो ये इसमें आपको डालने पड़ेंगे. सर्विसेज ऑफर्ड, द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज इंक्लूड द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इन विच वुड जनरली इन्वेस्ट. जो भी जिस भी टाइप की आपको सिक्योरिटीज़ आप ले रहे हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत ही ईजी आपको इसमें बतानी पड़ेंगी ताकि वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को बहुत ही ईजीली समझ आ जाए.
एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर की, ये भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर्स, जो भी रिस्क फैक्टर है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, एसेट एलोकेशन, जो भी रिस्क हैं वो सब आपको इसमें जनरल डिस्क्लोजर में डालने पड़ेंगे, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं। क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन, अगेन कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, फंड्स मैनेज, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, एसोसिएट ग्रुप कंपनीज, अदर्स, तो ये सारा का सारा भी आपको डालना पड़ेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको डालनी पड़ेगी, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अपना इस डिस्क्लोजर में डालना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, परफॉर्मेंस कैसी रही है पोर्टफोलियो मैनेजर्स की। सो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड को यूज़ करते हुए आपको लास्ट 3 ईयर्स की जो इसमें परफॉर्मेंस है वो डालनी है इन केस ऑफ ए डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। ऑडिट ऑब्जर्वेशन, अगर कोई लास्ट 3 साल में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं ऑडिट में, तो वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, कौन कौन सी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, कस्टोडियन फीस है, ट्रांसफ़र, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे आपको इसमें डालने पड़ेंगे। टैक्सेशन क्या है, जो भी आप सिक्योरिटीज़ उसमें ले रहे हैं, डेट, इक्विटी, कौन से टैक्सेशन है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप कौन सी इसमें ले रहे हो। डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर वाइल अकाउंटिंग फॉर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द क्लाइंट डालनी है। एंड इन्वेस्टर सर्विसेज, कोई भी आपका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर हु विल अटेंड द इन्वेस्टर क्वेरीज, वो और कंप्लेंट्स, वो भी आपको डालना पड़ेगा। कोई भी ग्रीवेंस रेड्रेसल या डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स हैं, ये भी आपको सारे के सारे इसमें शो करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आपको एक इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर को बताने पड़ेंगे और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही ये डिस्क्लोजर सारे साइन होंगे। तो ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस एक्ट। अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिस्क्लोजर की, वो कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है आप जब भी कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करते हैं, और ये होती हैं जिप्स से, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है, जो जिप्स स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत ही एथिकल स्टैंडर्ड्स है और ये कैलकुलेटिंग और प्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड फुल डिस्क्लोजर। तो एक तरीके से ये फेयर रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिप स्टैंडर्ड, और यही बेस्ट प्रैक्टिस है, यही सब पोर्टफोलियो मैनेजर्स को फॉलो करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द जिप्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को। इसी के बिहाफ पे और इसी के हिसाब से आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अपनी एक तरीके से डिस्क्लोज करेंगे किसको, बोथ एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को। सो जो भी इन्वेस्टर है ये उनको मैंडेटरी है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ये प्रैक्टिसेस जो भी डिस्क्लोजर है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर्स को डिस्क्लोज करने के लिए, तो हम यही इस अब आने वाली टेबल में हम ये समझेंगे। सो इस चीज़ की कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो डिस्क्लोजर अंडर जिप्स के अंडर आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, फर्म मस्ट डिस्क्लोज द कॉम्पोजिट डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा जो भी कॉम्पोजिट लेवल पे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कॉम्पोजिट क्या है, इज एन एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर पोर्टफोलियोज दैट आर मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट मैंडेट। सो हो सकता है एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है एक ही इन्वेस्टमेंट मैंडेट या एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एक ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा हो और वन और मोर पोर्टफोलियोज चला रहा हो। तो पूरी कंपोजिट डिस्क्रिप्शन एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर या करंट इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। उसमें आपका जो भी है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा इंक्लूड होना चाहिए। और फॉलोइंग आर द 3 थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड। द मटेरियल रिस्क्स ऑफ द कंपोजिट स्ट्रेटजी, जब आप कंपोजिट स्ट्रेटजी है तो उसमें जो भी मटेरियल रिस्क है वो डालना पड़ेगा। हाउ लिवरेज्ड आर द पोजीशन, आपने लिवरेज कितनी यूज़ करी है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, या कोई लिवरेज पोजीशन है या नहीं है, वो आपको डालना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स आपने लिए हैं क्या, 5th चैप्टर डेरिवेटिव्स में हमने समझा। शॉर्ट पोजीशंस आपकी कोई हैं तो वो भी यूज़ करना पड़ेगा। बाय करके सेल करते हैं या सेल करके बाय करते हैं जब नीचे, तो उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। सो कोई भी इन तीनों में से अगर आपने यूज़ किया है, फंड मैनेजर ने, लिवरेज, डेरिवेटिव, शॉर्ट पोजीशंस, दीज ऑल आर हाईली रिस्की प्रोडक्ट्स, तो ये किए हैं, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानी चाहिए। इफ़ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आर ए मटेरियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, अगर कोई लिक्विड एसेट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो वो भी स्ट्रेटजी में बिल्कुल आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, द फर्म मस्ट डिस्क्लोज द बेंचमार्क डिस्क्रिप्शन। आपका हर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, हर पीएमएस का एक बेंचमार्क रहेगा और वो आपको बहुत ही ज़रूरी है उसको डिस्क्लोज करना, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द बेंचमार्क, ताकि वो बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जा सके इन्वेस्टर्स के द्वारा।
और जब आप प्रेजेंट करते हैं ग्रॉस ऑफ फीस रिटर्न, तो आप एक फर्म को फर्म को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इसके अलावा और भी कोई फीस जो है काटी गई है इन एडिशन टू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जो भी फीस आपने डिडक्ट की है वो आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। व्हेन प्रेजेंटिंग नेट ऑफ फीस रिटर्न्स द फर्म मस्ट डिस्क्लोज अगर कोई अदर फीस इन एनी अदर फीस आर डिडक्टेड इन एडिशन टू द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस के अलावा अगर कोई फीस डिडक्ट की है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा तो वो डालना पड़ेगा। एंड बी पॉइंट इज फर्म को ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि जो नेट ऑफ फीस है वो क्या नेट का डिडक्ट करने के बाद दी गई है परफॉर्मेंस फीस को। इफ मॉडल और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस आर यूज, ये मॉडल या और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस यूज हुई है। If model investment management fees are used and composite gross of fees returns are not presented, the model investment management fee used to calculate net of fees returns. So ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो एक फर्म को मस्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। द फर्म मस्ट डिस्क्लोज विच फीस एंड एक्सपेंस अदर देन इन्वेस्टमेंट फीस, रिसर्च कॉस्ट सेपरेटली चार्ज। जो भी इन्वेस्टमेंट है अदर देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, रिसर्च कॉस्ट आ जाती है, कोई भी एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करेंसी फंड मैनेजर को बतानी पड़ेगी। मस्ट डिस्क्लोज द इंटरनल डिस्पर्शन इज प्रेजेंटेड, अगर कुछ है तो फर्म करंट फीस शेड्यूल अप्रोप्रिएट टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, जो भी फीस शेड्यूल है वो पूरा बताना पड़ेगा। इंसेप्शन डेट बतानी पड़ेगी। फंड मैनेजर को आपका इंटरेस्ट या जो भी परफॉर्मेंस फीस डिस्क्रिप्शन है पूरा का पूरा उसमें देना पड़ेगा। सो ये सारे के सारे डिस्क्लोजर्स एक फंड मैनेजर को डालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग ऑफ क्लाइंट की, कि जब एक नया क्लाइंट आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 50 लाख का चेक लेके, तो वो कौन कौन से प्रोसीजर है या कौन कौन सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एक कस्टमर लाइफ साइकिल की, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग और उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग। जो क्लाइंट ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है इन केस ऑफ ए पीएमएस सर्विस, वो क्या है, वो सबसे पहले होता है रीडिंग ऑफ ए डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी हमने डिस्क्लोजर्स अभी बात की है, तो सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020 क्या रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। जो भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हैं शुड बी गिवन टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को देने हैं विद द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ताकि वो हर चीज़ जितने भी आपके डिस्क्लोजर्स हैं वो पढ़े और अच्छे से समझे और फिर वो साइन कर सके। और उनकी जो हार्ड और सॉफ्ट कॉपी है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी एक पोर्टफोलियो मैनेजर की वेबसाइट पे। तो रीडिंग एंड डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट व्हेन एवर यू आर ऑनबोर्डिंग एनी क्लाइंट। उसके बाद फुलफिलिंग केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। सो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, कि कोई भी इन्वेस्टर बिना केवाईसी के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है पीएमएस स्कीम्स में। तो उनकी जो केवाईसी है वो मैंडेटरी है। नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं हम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो, प्रॉपर आईपीवी उसमें होगी, इन पर्सन वेरिफिकेशन, उसी के बाद ही एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है। केवाईसी फॉर नॉन रेजिडेंट्स, अगर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो केवाईसी करानी पड़ेगी। फॉलोइंग इज द एडिशन डॉक्यूमेंटेशन अपार्ट फ्रॉम जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हम लेते हैं जो क्लाइंट से। इसके अलावा जो एनआरआईज हैं उनको देना पड़ेगा ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ पासपोर्ट उनको देनी पड़ेगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज ऑफ ओवरसीज एड्रेस देना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस जो है उनका वो बताना पड़ेगा, एंड अ ट्रू कॉपी ऑफ पीआईओ कार्ड फॉर पीआईओज, ये सब उनको बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ जो मर्चेंट नेवी एनआरआईज है, उनको एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सीडीसी जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको मिलता है इज टू बी सबमिटेड, वो उनको बिल्कुल ही देना पड़ेगा। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में ही आपको देने हैं, और कैन बी अटेस्टेड बाय द कॉन्सुलेट ऑफिसर और ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो ये सब काम आपको करके देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं एनआरआई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जो एनआरआईज कोई भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में इंडिया में, उनको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि वो एनआरआई हैं एनआरआई एज कम्पेयर टू रेजिडेंट्स। तो जो रेजिडेंट हैं उन एनआरआईज जो हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट हैं, और वो उसमें भी फिर सब टाइप बताना पड़ेगा कि रेपरेटिएबल है या नॉन रेपरेटिएबल है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सेबी टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। जो भी एनआरआईज हैं वो बहुत अच्छे से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आरबीआई से कोई उसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर एनआरआई का ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होगा, और एनआरआई कैन ओपन ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में वो अपना एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड एनआरआईज के पास 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, लिंक टू एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स। सो ये एनआरआई डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक एनआरआईज के लिए ओपन हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सबमिटिंग ड्यूली
सबमिटिंग ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बाद एक इन्वेस्टर को वो फिल करना होता है। चलिए फॉर्मेट देखते हैं उसका। पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस जो 2020 में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो बताया गया है एग्जैक्टली क्या क्या उसमें आता है। जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एन एग्जांपल उसका नेम, मेलिंग एड्रेस आ जाता है, उसकी फोटोग्राफ, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड अगर किसी ने किया है तो उसका नेम एंड फुल एड्रेस आ जाएगा। एनुअल इनकम जो उसके हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसकी नेटवर्थ लेंगे, लास्ट 3 ईयर्स के जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसके जो नेटवर्थ रही है एनुअल इनकम की, वो भी उसमें डाली जाएगी। एनुअल इनकम को सपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स भी उसमें वो लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है, क्या रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर की क्या है, मीडियम है, हाई है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उसका गोल क्या है, क्लाइंट कैपिटल अप्रिसिएशन है या रेगुलर इनकम कमाना है। इंडिकेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्रपोज टू बी इन्वेस्टेड विद द पोर्टफोलियो मैनेजर, ये भी आएगा। और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़, क्या वो समझता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कैपिटल मार्केट्स को समझता है, इक्विटीज़ को समझता है, डेट को समझता है, जिसमें भी पोर्टफोलियो में मैनेजर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या वो इन्वेस्टमेंट्स को समझता है। तो पूरा इन्वेस्टर का प्रोफाइल आपको उसमें देना है। टाइम पीरियड उसमें आएगा फॉर विच इन्वेस्टमेंट्स आर प्रपोज टू बी मेड विद द पोर्टफोलियो मैनेजर, तो वो अपना वो टाइम पीरियड भी बताएगा कि मैं कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। दिस हैज़ टू बी द सेम एज द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। एंड प्रोविजंस फॉर द सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑन मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि कोई इन्वेस्टमेंट कोई उसको विड्रॉ करना है तो वो भी इसमें आपका आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑप्टेड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो भी इसमें रहेगी। डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट्स, जो भी पोर्टफोलियोज आप ले रहे हो, इक्विटी में अगर जा रहा है तो नेचर ऑफ द इक्विटीज़ जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो भी आएगा। बैलेंस फिर परसेंटेज आ जाएगा, अगर वो बैलेंस पोर्टफोलियो है तो इक्विटी कितना है, डेट कितना है आ जाएगा। और पूरा डेट ही है तो डेट किस में जा रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है, क्रेडिट रिस्क में जा रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस है या जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारा का सारा एक तरीके से इसमें जो भी है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये आपको मेंशन करनी है इन्वेस्टर को डिटेल। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ये सारी चीज़ें पार्ट रहेंगी जब भी एक इन्वेस्टर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिनिमम 50 लाख रुपीज़ इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन अ पीएमएस। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की जो पोर्टफोलियो मैनेजर और एक इन्वेस्टर के बीच बनता है, तो उसके कंटेंट्स क्या हैं चलिए समझते हैं। तो जो एग्रीमेंट बनेगा पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट का वो इंक्लूड करेगा फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, जो भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और जो भी सर्विसेज फंड मैनेजर या पीएमएस फंड मैनेजर दे रहा है वो उसमें आ जाएंगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ अर्ली टर्मिनेशंस, जो भी पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कितने दिन के लिए कितने साल के लिए वो है, और जो अगर कोई अर्ली टर्मिनेशन एक क्लाइंट कराना चाहता है तो वो भी इसमें आएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है आपकी, वो आ जाएगा। एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, आपको कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है वो इसमें आ जाएगा। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन क्लाइंट ने बोली है रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी तो वो भी आ जाएगा। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोजर भी आएगा। टेन्योर ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा। टर्म्स ऑफ अर्ली विड्रॉल अगेन इसमें आ जाएंगे। अटेंडेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड अंडर दीज रेगुलेशंस इसमें आ जाएगा। एंड प्रोसीजर आ जाएगा सेटलिंग क्लाइंट्स अकाउंट इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ रीपेमेंट और मैच्योरिटी और अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फीस पेबल टू द पोर्टफोलियो मैनेजर इसमें आएगा, कितनी फीस देनी है। कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़ आ जाएगा आपका। कौन सी जो आपका क्वांटम एंड मैनर ऑफ फीस पेबल टू द क्लाइंट फॉर ईच एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो मैनेजर को सर्विस देने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब इसमें आएगा। इन केस ऑफ ए डिस्क्रिशनरी अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है तो कंडीशन दैट द लायबिलिटी ऑफ अ क्लाइंट शैल नॉट एक्सीड हिज इन्वेस्टमेंट विद द पोर्टफोलियो मैनेजर, ये इसमें रहेगा। अकाउंटिंग टर्म्स ऑडिट फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू द क्लाइंट्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशंस आ जाएगा। एंड एनी अदर टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब्ड रेगुलेशंस, जो भी इसके अलावा कोई भी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आएंगी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब्ड रेगुलेशंस वो सारी रहेंगी। तो ये जो जितने भी ये 15 पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है बट एज सच कोई इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंटेंट हैं एग्रीमेंट बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर्स के, बहुत ही बेसिक कंटेंट हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है जो हमें याद रखना है। बट हाँ, इफ़ यू आर इन दी फाइनेंस इंडस्ट्री, इफ़ यू आर डीलिंग इन दी पीएमएसेस या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस में है तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको
क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स को और एक क्लाइंट को और एक पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच जो बनती हैं, तो ये एग्रीमेंट का पार्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लायबिलिटीज़ इन केस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है उस केस में लायबिलिटीज़ किसकी है, चलिए समझते हैं। देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी प्रोविजंस को में डिफ़ॉल्ट करता है सेबी के एक्ट में या रूल्स रेगुलेशंस जो भी उसको बताई गई है अंडर चैप्टर 5 ऑफ द सेबी इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2008, तो उसको जो भी वो डिफ़ॉल्ट करेगा उसको क्या क्या हो सकता है उसके साथ इन केस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट, चलिए समझते हैं। सबसे पहला, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कोई भी डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रोविज़न में अगर पाया गया सेबी के द्वारा, तो सेबी सस्पेंड कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। सेकंड, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेबी सर्टिफिकेशन को पूरा कैंसिल भी कर सकती है इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट। सेबी प्रोहिबिट कर सकती है पोर्टफोलियो मैनेजर को टू टेक एनी न्यू असाइनमेंट। आप नया असाइनमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हो। डिबैरिंग अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको भी नौकरी से निकाला जा सकता है अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट इसमें मिलता है। ब्रांच ऑफिस या पूरा ब्रांच या पूरा एक ऑफिस को बंद कर सकती है सेबी, स्पेसिफाइड पीरियड्स के लिए बंद कर सकती है या पूरे लिए भी बंद कर सकती है, या वार्निंग द पोर्टफोलियो मैनेजर, या पोर्टफोलियो मैनेजर को सिर्फ वार्निंग दे के भी छोड़ सकते हैं। सो ये 6 चीज़ें हो सकती हैं अगर पोर्टफोलियो मैनेजर सेबी के एक्ट जो बताए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के चैप्टर 5 में अकॉर्डिंग टू सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशंस 2008 के तहत अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट मिलता है उन चीज़ों में, तो ये 6 चीज़ हो सकती है। और ये 6 चीज़ कौन सी इनमें से हो सकती है, ये टोटल डिस्क्रिशन सेबी का है। अब बात करते हैं रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रीवेंसेस की। अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी चीज़ से खुश नहीं है या इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट है तो वो कहाँ जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए कोई भी कंप्लेंट अगर एक इन्वेस्टर ने की है पोर्टफोलियो मैनेजर को, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर को स्टेप्स लेने हैं, एडुकेट स्टेप्स लेने हैं, और विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। जब भी कंप्लेंट आई है विद इन 1 मंथ उसको एडिक्वेट स्टेप्स लेने हैं कि एक जो इन्वेस्टर ने जो भी कंप्लेंट की है, और सभी को इन्फॉर्म्ड रखना है अबाउट द नंबर, नेचर एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड। तो प्रॉपर सेबी को डेटा जाएगा जो भी कंप्लेंट्स आपको पोर्टफोलियो मैनेजर्स को आती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशंस अंडर रेगुलेशंस। सो दैट इज व्हाई जो भी आपको रिड्रेसल या ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म बनाना है, पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा हु शैल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। तो जो भी इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, वो कंप्लायंस ऑफिसर के पास जाएंगे और कंप्लायंस ऑफिसर ही सेबी को इन्फॉर्म्ड करेगा, और विद इन 1 मंथ उसने क्या एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं वो भी वो सेबी को बताएगा। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर टू द रेगुलेटर। वो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको रेगुलेटर को करने हैं या रेगुलेटर को बताने हैं, या मैं कहूँ कि सेबी को बताने हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू रेगुलेटरी बॉडीज। अब कौन कौन से हैं वो रेगुलेटर्स, तो चलिए समझते हैं। डिस्क्लोजर्स टू सेबी, सबसे पहले जो डिस्क्लोजर जो सेबी को देना है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, तो सेबी क्या करता है, मे आस्क पोर्टफोलियो मैनेजर टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में से सेबी कभी भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर को बोल सकता है जब भी सेबी को ज़रूरत पड़े या जब भी उनको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन एक फंड मैनेजर से वो मांग सकते हैं। क्या है, चलिए समझते हैं। ए, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ पोर्टफोलियो। जो भी आप पोर्टफोलियो चला रहे हो उसकी कोई भी डिटेल, कोई भी पर्टिकुलर वो मांग सकते हैं। सो एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन और particulars previously furnished which have been bearing on the certificate granted to him। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज में है हुआ है तो सेबी वो पूछ सकता है कि क्या किए हैं। द नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स हुज पोर्टफोलियो इट हैज़ मैनेज्ड। आपके क्लाइंट्स के नेम्स भी सेबी मांग सकता है कि कौन कौन से नाम हैं, क्लाइंट्स के नाम हैं जो आप मैनेज कर रहे हो, हमें बताइए। एंड particulars relating to the net worth requirement as specified in the regulations 9 of the portfolio managers act। कि जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट के पर्टिकुलर्स हैं वो भी देख सकता है सेबी के, जो आपने रेगुलेशन 9 में दिए गए हैं पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020 में। सो वो भी देख सकता है कि क्या वो उसी हिसाब से अब जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सो ये 4 चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज करनी है सेबी को। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, कुछ चीज़ें एक PMS को, PMS हाउस को या PMS
बॉडी कॉर्पोरेट को FIU को भी डिस्क्लोज करनी होती हैं, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की। चलिए समझते हैं वो क्या चीज़ें हैं और क्यों उनको क्या बताना है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है मनी लॉन्ड्रिंग को हटाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 PMLA 2002 उन्होंने बनाया है। ऑन रूल्स एंड जो भी रूल्स इसके अंडर बताए हैं वो 1 जुलाई 2005 से इफ़ेक्ट में आ चुके हैं। और सेबी ने ये भी मैंडेट दिया है सारे इंटरमीडियरीज़ को कि सबसे पहले KYC नॉर्म्स करें, उसके बाद जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिर करें। तो अकॉर्डिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेबी ने बहुत ही क्लियर मैंडेट किया गया है, सेबी द्वारा किया गया है टू ऑल रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज की सबसे पहले नो यूर कस्टमर होगा। KYC के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं जाएगी। और जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं तो दे ऑल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल द एप्लीकेबल एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑल द ऑपरेशंस। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर हैं उनको ये समझा जाता है, उनसे ये माना जाता है कि आपको जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड रेगुलेशंस के जो एक्ट हैं वो आपको अपने ऑपरेशंस में लागू करने पड़ेंगे। कोई भी इस चीज़ में बिल्कुल भी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेके जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप बोल लीजिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं व्हेन इट कम्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड रेगुलेशंस इन इंडिया। इसके लिए क्या किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई है FIU इंडिया। ये क्या है चलिए समझते हैं। इज़ द सेंट्रल नेशनल एजेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड फॉरेन FIUs। सो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सस्पेक्ट, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसे हुए हैं, कोई भी अगर इनको लगता है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गलत हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का है या कोई एक तरीके से ब्लैक मनी यहाँ पे आ गया है, तो ये पूरा FIU इंडिया यूनिट्स जो हैं दिस इज़ द एनफोर्समेंट एजेंसी। और ये FIU यूनिट है ये इन ट्रांजैक्शंस की खबर देगी एनफोर्समेंट एजेंसीज को और फॉरेन FIUs को। और पोर्टफोलियो मैनेजर्स का क्या है, इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज टू FIU। विद इन 7 वर्किंग डेज आपको FIU को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन 110% आता है FIU पे, तो बहुत ही क्लियरली एक पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या है, रिक्वायर्ड है कि वो रिपोर्ट करें कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन विद इन 7 डेज टू FIU। और FIU बहुत ही क्लियरली इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत क्लियरली इसमें वो एक्शंस लेता है। अब समझते हैं कॉस्ट, एक्सपेंस एंड फीस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन PMS। कौन कौन सी एक्सपेंसेस और फीस PMS में लगते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस। देखिए, फीस चार्ज मे बी फिक्स्ड और रिटर्न बेस्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो क्या होता है कि टिपिकली एक्चुअल्स और रिम्बर्स टू द पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो जनरली क्या है, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस जो चार्ज होती है वो फिक्स भी हो सकती है और रिटर्न फीस बेस भी हो सकती है और बोथ भी हो सकता है। तो बहुत ही क्लियर टर्म्स में बताया गया है। कस्टोडियन फीस और डिपॉजिटरी फीस, जो भी कस्टोडियन हैं आपके, जो भी डीमैट जिसके साथ अकाउंट ओपन खुलता है, जो भी डीमैटराइजेशन चार्जेस हैं रिलेटेड टू दी ओपनिंग एंड ऑपरेशनल ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफ़र चार्जेस ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, जो भी चार्जेस हैं वो आपको उसमें बताए जाएंगे। RTA फीस जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट फ़ीस है वो उसमें बताई जाएगी। ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी आपकी ब्रोकरेज लगती है ट्रांजैक्शंस में, इंक्लूडिंग जो भी आपका एक्विजिशन, सेल्स, रियलाइजेशन, इंक्लूडिंग STT, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगी है वो आपको इसमें बताई जाएगी। सर्टिफिकेशन चार्जेस, फंड अकाउंटिंग चार्जेस, जो भी आपके फंड अकाउंटिंग चार्जेस हुए हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस आउटसोर्स की है या ऑडिटिंग हुई है, लीगल सर्विस है, एफिडेविट्स, नोटराइजेशंस, कोरियर, जो भी आपकी सर्विस इनकर हुई है, कॉस्ट इन चीज़ों की वो इसमें ऐड हो जाएगी। कोई भी एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस अगर आया है, ओपनिंग ऑफ बैंक, ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट, या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी टेलीफोन एक्सपेंसेस, एनीथिंग अगर एक पोर्टफोलियो में एक एक्सपेंस हुआ है तो वो भी इसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हाई वाटर मार्क की। हाई वाटर मार्क इज़ द हाईएस्ट वैल्यू दैट अ पोर्टफोलियो हैज़ रीच्ड। हाई वाटर मार्क बोला जाता है जब एक पोर्टफोलियो की सबसे हाई वैल्यू, मार्केट वैल्यू जब चली जाती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको हम बोलते हैं हाई वाटर मार्क। चलिए समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। सो हाई वाटर मार्क इज़ द हाईएस्ट वैल्यू दैट द पोर्टफोलियो हैज़ रीच्ड। हमने देखा
और जो फंड मैनेजर है वो चार्ज करेगा परफॉर्मेंस फीस ओनली ऑन इंक्रीज इन द पोर्टफोलियो वैल्यू इन एक्सेस ऑफ द प्रीवियसली अचीव्ड हाई वाटर मार्क। तो फॉर एन एग्जाम्पल पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो जब ही फीस चार्ज कर पाएगा जब एक प्रीवियस जो हाई वाटर मार्क अचीव हुआ है, ये जो प्रीवियस जो अकाउंट जो पोर्टफोलियो वैल्यू गई है उससे कुछ इंक्रीज हुआ होगा, और सिर्फ जो इंक्रीज हुआ होगा उसी पे वो अपनी फीस चार्ज करेगा। एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं हाई वाटर मार्क कैसे यूज होता है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर फीस चार्ज करने में एक हाई वाटर मार्क का क्या यूज है। चलिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लाइंट इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 CR का। एक क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए डाले हैं और 1 करोड़ रुपए की वैल्यू हो गई है 1 करोड़ 20 लाख इन द फर्स्ट ईयर। सो क्या होगा, इन द फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस फीस जो उसको लगेगी वुड बी पेएबल ऑन ₹20 लाख रिटर्न्स। तो सबसे पहले जो 20 लाख रुपए पे उसको परफॉर्मेंस फीस देनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट ईयर द पोर्टफोलियो वैल्यू ड्रॉप्स टू 1,10,000। सो अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फॉर एन एग्जांपल अगर पोर्टफोलियो वैल्यू ड्रॉप हो गई टू 1,10,000 तो यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं होगी, क्योंकि वो प्रीवियस जो हाई वाटर मार्क जो 1 करोड़ 20 लाख का था वो उससे नीचे है। जो 20 लाख का एक्स्ट्रा रिटर्न था उस पोर्टफोलियो वैल्यू ड्रॉप होके 1 करोड़ 10 लाख है गई है, तो यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी। बट इस एग्जाम्पल के द्वारा अगर थर्ड ईयर में पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख हो गई है, सो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस फीस चार्ज होगी वो भी सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट पे होगी, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख यानी कि 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट डे फर्स्ट ईयर में आ चुका है, तो उसके ओवर एंड अबव जो 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आया है उसी पे फीस चार्ज होगी। तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर पूरा का पूरा फीस चार्ज कर देगा 1 करोड़ 30 लाख पे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का जो प्रॉफिट है जो कि एक्सेस है प्रीवियसली अचीव्ड हाई वाटर मार्क ऑफ 1 करोड़ 20 लाख के, उसी पे चार्ज होगी। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ हाई वाटर मार्क। ये कैसे काम करता है ये इस एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा। अब बात करते हैं हर्डल रेट की। देखिए हर्डल रेट प्रॉफिट शेयरिंग या परफॉर्मेंस रिलेटेड फीस क्या करते हैं, जनरली फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं फंड मैनेजर्स अपॉन एक्सीडिंग अ हर्डल रेट और बेंचमार्क एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। सो कोई भी एक हर्डल रेट बना दिया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा कि ये मिनिमम फॉर एन एग्जांपल 8% है, 10% है, 11%, 12%। वो जब तक पोर्टफोलियो उतना रिटर्न दे देगा उसके बाद ही पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, अपना फीस चार्ज करेगा। तो इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि इनिशियल कॉर्पस ईयर 1 में था 50 लाख रुपीज़, हर्डल रेट था 8% और परफॉर्मेंस फीस ओवर हर्डल रेट इज़ 20%। तो मतलब 8% के ऊपर जो भी रिटर्न आएगा उसमें से 20% आपको फंड मैनेजर को देना होगा। सो ये एक तरीके से आपका हर्डल रेट बोला जाता है। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8। अब चलिए चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग एंटिटीज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इनटू पीएमएस? प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स। हमने बहुत ही क्लियरली समझा स्टार्टिंग के वीडियो में कि कौन कौन से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड पार्टनरशिप फर्म्स तीनों ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तीनों ही एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीएमएस में। तो फॉलोइंग एंटिटीज कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस: इंडिविजुअल्स, non-resident Indians as per SEBI, as per the RBI guidelines and Hindu undivided family। तो ये तीनों भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये तीन भी एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस इन्वेस्टमेंट इज, बहुत ही क्लियरली हमने देखा और हम सबको पता है कि मिनिमम 50 लाख इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 50 लाख इज रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस। Dash is the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transactions to enforcement agencies। FIU India, Financial Intelligence Unit India, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनालाइज करेगी, इंफॉर्मेशन देखेगी और सस्पेक्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज को भेजेगी। क्वेश्चन नंबर 5, द एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द क्लाइंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: investment objectives and the services to be provided, B, period of contract and the provision of early termination भी आएगा, C, investment approach, areas of investment restrictions अगर कोई है वो, या all of the above। तो हमने बहुत ही क्लियरली वीडियो में देखा
कि जो एग्रीमेंट बनेगा पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट के बीच, वो इनमें से तीनों इन्फॉर्मेशन उसमें कवर होंगी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो एंड दैट वाज चैप्टर नंबर 8, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, मिनिमम अराउंड 5 to 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड हैं आने। 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा कुछ ध्यान देने की इसमें बातें हैं, वो आपको हम ध्यान देने हैं, और फिर ईजीली आप ये चैप्टर भी बहुत ही ईजीली क्लियर कर सकते हो। जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ वही काफ़ी हैं व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 8। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 7 की वीडियोस आई होप आपने देख ली होंगी, एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 8th वीडियो, और बाकी वीडियोस भी हम बहुत जल्दी पोस्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच।